1983 की एक शाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रक्षा मंत्रालय में एक प्रेजेंटेशन देकर बाहर निकले हैं। कागज पर मिसाइल तैयार है, लेकिन उसे असलियत में लाने के लिए चाहिए बजट, चाहिए पैसा। और वो निर्णय दरवाजे के दूसरी तरफ होना है। दरवाजे के इस तरफ कलाम अपने साथी डॉक्टर वीएस अरुणाचलम के साथ खड़े हैं। दोनों बाहर की तरफ निकलते हुए उंगली में कुछ हिसाब लगाते हुए जा रहे हैं। पैसा करोड़ों में तय होना है, आगे के शून्य वही रहने हैं, लेकिन शून्य से पहले लगने वाली संख्या से बात बन या बिगड़ सकती है। मिसाइल प्रोग्राम के लिए डॉक्टर कलाम की टीम को कुछ 400 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए, लेकिन कितने एलोकेट होंगे ये कहा नहीं जा सकता। 400 करोड़ वाला प्लान तो पहले से तय है, लेकिन कलाम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अरुणाचलम को 2 और प्लान बताए। 100 करोड़ हुए तो प्रोग्राम कैसा होगा, और 200 करोड़ हुए तो कैसा, ये सब कुछ उंगलियों में तय हो रहा था। एक बार भी लेकिन ये चर्चा नहीं हुई कि संभव है जो बजट मिले उसमें मिसाइल डेवलप करना संभव ना हो, ना कि गुंजाइश नहीं थी। इसके 5 साल बाद ऐसे एक रोज सदन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी खड़े होते हैं और अपनी बात की शुरुआत करते हैं। 5 सालों में गुंजाइश से शुरू हुई बात मिसाइल की गूंज में बदल चुकी थी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 25 फरवरी है और आज की तारीख का संबंध है भारत के मिसाइल शक्ति बनने से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरू करने से पहले ही आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। जैसे हम आपको इतिहास की कहानियां किससे सुनाते हैं, उसी तरह कुकू एफएम भी आपको देश, दुनिया, साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान जैसी कई कैटेगरीज में ऑडियो बुक्स सुनाता है। ऑडियो बुक से फ़ायदा यह है कि आप दूसरे काम करते हुए भी अपनी मनपसंद किताबें सुन सकते हैं। कुकू एफएम लाया है एक विशेष ऑफर भी, जिसके तहत कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आप 50% की छूट पा सकते हैं। ऑफर का लाभ कैसे मिलेगा? बस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक छोटा सा कोड आपको डालना होगा। ये कोड है LT50। 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा, 1971 में पाकिस्तान से। एक में हारे हम और एक में जीते, लेकिन सीख दोनों युद्धों में भारत के लिए सेम थी। वो ये कि भारत की सेना को अत्याधुनिक हथियारों से फौरी तौर पर लैस होना जरूरी था, जिनमें मिसाइल सबसे अहम थी। इन हथियारों में ही गौरतलब है कि उस वक्त तक दुनिया भर में ऐसे केवल 4 देश थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम्स, अपनी फैमिली थी मिसाइल्स की। इसमें चीन के पास डोंगफेंग था, अमेरिका के पास लांस, अमेरिका के पास तो कई सारे हो गए थे उस वक्त तक। सोवियत के पास स्कड मिसाइल्स जैसी मिसाइल्स थी, और इसराइल के पास जेरिको की तरह की मिसाइल्स थी। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई थी 70 के दशक में। 1970 में DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने PMO को एक चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसमें बताया गया कि चीन ने 1000 मील की दूरी तक न्यूक्लियर हमला करने की काबिलियत प्राप्त कर ली है। काबिलियत प्राप्त कर ली है का मतलब 2 चीजें हुई इसमें, कि उनके पास बम है, उसे ले जाने के लिए एक मिसाइल भी है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया कि अगर भारत ने जल्द ही कुछ न किया तो भारत और चीन के बीच दूरी बढ़ती जाएगी टेक्नोलॉजी में। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बनाया कि चीन ने 1 मेगाटन तक की पेलोड कैपेसिटी हासिल कर ली है। बम का साइज है ये। साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की वो तैयारी कर रहा है। 6000 किलोमीटर आप उतना लगा लीजिए कि अगर वो इंडिया की बॉर्डर पर रखकर कहीं भी दागते हैं तो इंडिया का पूरा इलाका, पूरा मैप हमारा उन मिसाइल्स की जद में था। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल्स बनाने की तैयारी कर रहा था। घटनाक्रम कुछ यूं बना कि 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने MGK मेनन को एक खत लिखा। मेनन तब इसरो के अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। इंदिरा ने इस लेटर में लिखा कि भारत के स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस प्रोग्राम में एक लिंक स्थापित किया जाना चाहिए। तब भारत SLV लॉन्च की तैयारी कर रहा था। आज के दिनों में जब 2022 में तारीख के इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हो रही है, हम PSLV और GSLV की भाषा में बात कर रहे हैं, तब SLV की तैयारी थी। 1980 में भारत ने पहली बार SLV-3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो के निदेशक सतीश धवन ने इस मौके पर कहा, इस लॉन्च से भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की काबिलियत हासिल कर ली है। धवन 1980 में ये बात कर रहे थे, लेकिन भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा था, चुप्पे चुप्पे से, सीक्रेट तरीके से। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किया था। इसके बावजूद दोनों प्रोजेक्ट्स फेल रहे, लेकिन इनसे जो सीख मिली, जो सबक मिले, वो आगे बहुत काम आने वाले थे।
1 जून 1982 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीएल यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। डीआरडीएल डीआरडीओ की यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक विंग है जो मिसाइल्स के क्षेत्र में काम करती है। डीआरडीएल ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया और इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जिसका नाम रखा गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। कमेटी ने मिसाइल डेवलपमेंट के लिए एक प्रपोजल बनाकर कैबिनेट के पास भेजा। इस प्रपोजल में कमेटी ने अगले 12 सालों के लिए 390 करोड़ रुपए की मांग की थी। 390 करोड़ आज सुन के आपको छोटा अमाउंट लग सकता है, जबकि हम बात कर रहे हैं लेट 70s अर्ली 80s। ये रकम हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी, हम इतना बड़ा सोच नहीं पाते थे, तब गरीब मुल्क थे। इस एस्टिमेट में फेज वाइज 2 प्रकार के मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने का वर्णन था। एक लो लेवल क्विक रिएक्शन टैक्टिकल कोर व्हीकल और दूसरी मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस वेपन सिस्टम। सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली। पहले भी कैबिनेट मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर बजट के लिए आनाकानी कर चुका था। ऑब्वियसली जो वजह मैंने आपको बताई, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था उनको, इसलिए नए प्रपोजल में कितना बजट मिलेगा इस पर संशय था वैज्ञानिकों को। इसी प्रपोजल के संबंध में कलाम ने साउथ ब्लॉक में एक प्रेजेंटेशन दिया जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री आर वेंकट रमन कर रहे थे और इसी मीटिंग में अन्य मेंबर्स थे तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल कृष्ण राव, एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह और एडमिरल डावसन मौजूद थे। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर भी मौजूद थे क्योंकि बात पैसे की भी होनी थी। कलाम इस प्रेजेंटेशन के बारे में लिखते हैं, मीटिंग में उपस्थित मेंबर्स को अलग अलग डाउट्स थे, किसी को हमारी कैपेबिलिटी को लेकर तो किसी को फिजिबिलिटी को लेकर, किसी को पैसे को लेकर तो था ही। हालांकि सभी मेंबर्स भारत की स्वनिर्मित मिसाइल के आइडिया से काफी उत्साहित थे। प्रेजेंटेशन खत्म होने पर कलाम को सूचना दी गई कि रक्षा मंत्री वेंकटरमन लगभग 3 घंटे बाद उनसे अलग से मिलना चाहते हैं। कलाम और उनके साथी डॉक्टर वी एस अरुणाचलम, जो कि उस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री में साइंटिफिक एडवाइजर के पद पर थे, इस बीच हिसाब लगा रहे थे कि अगर सिर्फ 100 करोड़ रुपए भी अपने को मिल जाएंगे तो हम इसे कैसे एलोकेट करेंगे, अगर 200 करोड़ में सैंक्शन हो गए तो हम इसका कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे। इस तरह की बातचीत चल रही थी जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। खैर, जब कलाम शाम को रक्षा मंत्री से मिले तो उन्हें रक्षा मंत्री के प्रस्ताव को सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने कलाम को कहा कि अलग अलग फेज में मिसाइल बनाने से बेहतर है कि एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। कलाम अपने शब्दों में इस घटना के बारे में लिखते हैं कि हम रक्षा मंत्री के प्रस्ताव को सुनकर भौंचक्के रह गए। कुछ देर के सन्नाटे के बाद डॉक्टर अरुणाचलम ने रक्षा मंत्री से कहा कि हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि आप कल सुबह मुझसे मिलिए। उस रात कलाम और डॉक्टर अरुणाचलम ने अपने प्लान फिर से बनाए क्योंकि उन्हें नया काम दिया गया था। उन्होंने प्लान को सभी डायमेंशन में सोचा और जब तक उनका काम खत्म हुआ सुबह हो गई थी और सुबह उन्होंने रक्षा मंत्री से मिलकर दोबारा अपने रिवाइज प्लान के बारे में बताया भी। रक्षा मंत्री को प्लान पसंद आया और उन्होंने कलाम की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमको यहाँ लाया हूँ, मुझे तुमसे कुछ ऐसे ही काम की उम्मीद थी, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये प्रेजेंटेशन देख के उन्होंने कहा था। जब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पूरा सुना तो रिकमेंडेशंस को मानकर अभूतपूर्व रूप से 388 करोड़ रुपए सैंक्शन करने की अनुमति दी और इस प्रकार भारत के प्रतिष्ठित इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट सैंक्शन होने से उत्साहित डॉक्टर कलाम डीआरडीएल पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम को एक खबर दी। अब सिर्फ एक सवाल बचा था कि मिसाइल्स के नाम क्या होंगे। तब पता चला कि उत्साहित मेंबर्स ने लगे हाथ अलग अलग किस्मों की मिसाइल्स के नाम भी सोच रखे थे। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी, टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल, सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश और एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी जिसका नाम रखा गया नाग। और कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। किताब का नाम इसलिए उन्होंने अग्नि की उड़ान रखा था। 27 जुलाई 1983 को डॉक्टर अरुणाचलम के द्वारा मिसाइल प्रोग्राम आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस इंटीग्रेटेड प्लान के तहत सभी मिसाइल्स पर एक साथ काम शुरू किया गया। इंटीग्रेटेड इसीलिए आइडिया भी है, फील भी है, नाम भी है। इसी कड़ी में पृथ्वी मिसाइल का जिम्मा सौंपा गया कर्नल विजय सुंदरम को, जो भारतीय सेना की EME कोर ऑफ इंजीनियर्स जिसको हम कहते हैं उससे ताल्लुक रखते थे। ये काम जोरों शोरों से चल रहा था। आए दिन दिल्ली से इसकी खबर भी ले ली जाती थी। प्रोजेक्ट में मिल रही निरंतर सफलताओं से खुश होकर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1984 को DRDL विजिट भी किया।
यहाँ उन्होंने 1 घंटे के अपने दौरे में IGMDP के विभिन्न कार्यक्रमों की भी जानकारी ली थी। दौरा खत्म होने से जस्ट पहले इंदिरा ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि आप पृथ्वी का परीक्षण कब करने वाले हैं, जिसके जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा जून 1987 में। लेकिन फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। हैदराबाद में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स को दफ्तर आने जाने में तकलीफ होने लगी। कई हफ्तों तक ऐसा ही चलने के बाद आखिरकार हालात धीरे धीरे सामान्य हुए। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 अगस्त 1985 को इमारत कांचा, जो कि अब तेलंगाना में पड़ रही है, वहां मिसाइल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया। इंदिरा की ही तरह राजीव ने भी DRDL का निरीक्षण किया और डॉक्टर कलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं की तुलना करते हुए डॉक्टर कलाम लिखते हैं, राजीव गांधी में एक बच्चे के समान जिज्ञासा थी। लगभग 1 साल पहले जब उनकी मां श्रीमती गांधी हमसे मिली थी तो उनमें धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखा था। कुछ ऐसा ही राजीव गांधी में भी मौजूद था, हालांकि थोड़े अंतर के साथ। मैडम गांधी एक टास्क मास्टर थी, जबकि राजीव करिश्मा से काम चलाते हैं। DRDL के लगभग 2000 वैज्ञानिकों ने लगातार काम करने के बाद साल 1987 के अंत में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरण में पहुंचा दिया। अब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। बालासोर की टेस्टिंग रेंज निर्माणाधीन थी, इसलिए पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण स्पेशल अरेंजमेंट से श्रीहरिकोटा रेंज में करने का निर्णय लिया गया, जहां से अब हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। इसके बाद आज एक दिन यानी 25 फरवरी 1988 को भारत की पहली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण किया गया। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक सहित सामरिक महत्व की कई मिसाइल्स डेवलप की, जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट कर सकती हैं। वीडियो खत्म करने के पहले एक ज़रूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पे होगा। कोई शाखा नहीं है, दी लर्न टॉप पे ही आपको देखना होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। तारीख के इस एपिसोड को लिखने में हमारी मदद की थी, हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे अंचल खरे ने, उनका नेतृत्व कर रहे थे हमारे साथ थी कमल। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लर्न टॉप।